हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी और वो अपन कर चुके थे। आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड, है ना। यानी कि एक रॉड के सेंटर ऑफ मास से समझा चुकी थी मैं आप लोगों को। सिंपल ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर रॉड जो है वो उसमें मास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर है, और ओरिजिन पर सेंटर ऑफ मास होने की वजह से रिफ्लेक्शन सिमेट्री की वजह से एक तरफ जितना मास है दूसरी तरफ भी उतना ही मास है, लेकिन कहाँ पर, एक पॉजिटिव पोजीशन पर है और एक नेगेटिव पोजीशन पर है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जब कहाँ पर होता है आपका, ओरिजिन पर, तो क्या होता है उसकी वजह से जो ये वैल्यूज़ आती है वो ज़ीरो आती है। ठीक है, पिछली उसमें हमने कह दिया था, पिछले हमने उसमें देख लिया था रिजिड बॉडी का, जब हम सेंटर ऑफ मास देख रहे थे तो हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास अगर उसकी पोजीशन कहाँ हो, ओरिजिन पर हो, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से, क्योंकि इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तीन कोऑर्डिनेट होंगे ना रिजिड बॉडी में। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, जीरो, और ये जीरो होने की वजह से इसका ये भी क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब आ जाओ आप इसको एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं डिटेल में, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। ठीक है, लिखेंगे कंसीडर कंसीडर अ थिन रॉड whose width and breadth, है ना। यानी कि उसकी जो लंबाई मतलब उसकी जो भाई आपकी जो क्या नाम से कोई भी रॉड होगी, है ना, कोई भी अगर आपके पास रॉड है, लकड़ी का टुकड़ा, देखना आपको उसमें तीन साइड नज़र आएंगी, एक लेंथ, एक विड्थ और एक ब्रेथ। तीन चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। ठीक है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे ये रॉड है ना, तो उसका एक ये वाली साइड और होगी, तीन साइड होगी भाई। ठीक है, यानी कि इस तरीके से एक साइड और दिखेगी आपको, ये देखो इस तरीके से होगी, कोई भी रॉड होगी तो एक साइड तो ये है, एक ये है और एक ये है, होगी कि नहीं होगी, तीन साइड होगी ना उसकी। अभी सिंपली तो 2D में हमें क्या दिख रहा है, एक लंबाई दिख रही है और एक केवल चौड़ाई दिख रही है। ठीक है, लेकिन 3D में अगर आप देखोगे अपने सामने कोई लकड़ी की ऐसी पट्टी उठाओगे आप, पट्टी रेक्टेंगुलर होनी चाहिए वो, तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर है तो उस केस में आपको उसकी तीन साइड नज़र आएगी, एक तो ये वाली जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, एक ये वाली लंबी वाली और एक ऐसी वाली चौड़ी वाली। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है ये हो गई आपकी विड्थ और ये वाली हो गई ब्रेथ। तो ब्रेथ और विड्थ के कंपैरिजन में लेंथ बहुत लंबी होगी, होगी कि नहीं हो रही, तो वही मैं लिखने जा रही हूँ। कंसीडर अ थिन रॉड हुज विड्थ एंड ब्रेथ इफ क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, इफ क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, उस केस में, है ना, क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर हुज विड्थ एंड ब्रेथ इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कह लो या कह लो कि बहुत छोटी होगी, है ना, इज मच स्मॉलर, ये लिखो बेटर होगा, इज मच स्मॉलर देन इट्स लेंथ, लेंथ के कंपैरिजन में उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई या ऊंचाई कह लो वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, और ये तो तब है जब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड ले रहे हो, अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड ले लोगे तो उसके लिए क्या होगा, उसकी जो रेडियस है ना सर्कल की, यानी कि अगर आपने ऐसी रॉड ले ली, सपोज करो पाइप जैसे मैं बोल रही थी आपको, ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर। यहाँ पर इस वाली रॉड का क्रॉस सेक्शन तो कैसा था भाई, रेक्टेंगुलर था, है ना, तो हमने कहा था कि इसकी विड्थ और ब्रेथ लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। लेकिन अगर आपने कैसा ले लिया, पाइप टाइप ले लिया, एक रॉड ले ली पाइप जैसी ले ली, तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ये जो सर्कल दिख रहा है इसकी रेडियस बहुत छोटी, मतलब आपको पाइप कैसा लेना है, बहुत ही पतला पाइप, जितना मोटा पतला लोगे उस हिसाब से जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसकी चौड़ाई मोटाई भी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर आप एक नॉर्मल पतला लोहे का पाइप ले रहे हो तो उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये बहुत छोटा होगा, रेडियस बहुत छोटी होगी, लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने मोटा वाला पाइप ले लिया, जो आपने देखा होगा ना आपके घरों में लगा होता है प्लास्टिक का मोटा वाला पाइप, जिससे पानी छत से नीचे जाता है या जैसे भी हो, उसका क्रॉस सेक्शन देखो कितना बड़ा है, उसकी रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रेडियस बढ़ाते जाओ सर्कल की तो क्रॉस सेक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई? तो या तो आप लोगे रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन वाला, है ना, या फिर अगर आपने क्या ले लिया, इफ़ क्रॉस सेक्शन is circular then radius of circle is much smaller than its length। तो दो कंडीशन
दो तरीके की अपन क्या ले सकते हैं, रॉड। अगर रेक्टेंगुलर वाली लिया आपने तो विड्थ और ब्रेथ लेंथ के कंपैरिजन बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर आपने सर्कुलर लिया है तो उसके सर्कल का रेडियस जो है वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप क्या लोगे, सेंटर पर लेंगे उसके, किसको, मतलब इस रॉड का जो सेंटर है उसको अपन कहाँ लेंगे, ओरिजिन पर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेकिंग द ओरिजिन, taking the origin to be at the geometric center of thin rod, ठीक है। we can say that due to reflection symmetry, ड्यू टू रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक तरफ आपको जैसा दिखाई दे रहा है उसके दूसरी तरफ आपको उसकी इमेज नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था शीशे में आप देखते हो तो वो आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वहाँ पर, ठीक है। जितनी दूर आप शीशे से होगे आपका प्रतिबिंब यानी कि आपकी इमेज भी उतनी ही दूर हो जाएगी शीशे से, समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, यूँ समझ लो कि बीच में आपने एक शीशा लगाया हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है वो उस शीशे पर है, एक तरफ आप हो दूसरी तरफ आपकी इमेज है, समझ में आ गई। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी, बस एक पॉजिटिव पोजीशन पर होगी और एक नेगेटिव पोजीशन पर होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर। और जब भी सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चीज़ें क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस ओरिजिन इज at center of mass, therefore कैपिटल R इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल R जीरो का क्या मतलब है, कल ही आपको समझाया था, कल आपको सारी चीज़ें पिछली वीडियो में निकलवाई थी मैंने, है। तो हमने उसमें R वगैरह सब निकाले थे। देखो हमने सेंटर ऑफ मास के लिए कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z लिखा था। फिर हमने इन तीनों को जनरलाइज करके हमने क्या कहा था कि इन तीनों की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, इन तीनों की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कैपिटल R। इस कैपिटल R में कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z इंक्लूड है, और इस स्मॉल r में स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z इंक्लूड है। तो इन तीन की जगह हम एक भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई। क्योंकि हम जानते हैं कि आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर ओरिजिन पर हो तो आर जीरो होता है, जिससे आर डी एम जीरो हो जाता है, जिससे ये तीनों जीरो हो जाते हैं ना, तो वही लिखना है हमें जीरो। देयरफॉर by the definition of center of mass, है ना, r इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कैपिटल M R और DM। यही अगर ज़ीरो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज स्मॉल r DM इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x DM जीरो, y DM जीरो और z DM भी ज़ीरो। समझ में आ गई बात आपका। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड भी कंप्लीट हो गया। तो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, हमने सेंटर ऑफ मास देख लिया किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम का, हमने सेंटर ऑफ मास देख लिया रिजिड बॉडी का, हमने सेंटर ऑफ मास देख लिया एक थिन रॉड का। समझ में आ गई बात आपको। तो ये अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब जो है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल जो कि सिंपलेस्ट है और कोई पेपर में इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता। समझ में आ गई, पेपर में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन भी। सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। CM मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम, ऑफ 3 पार्टिकल्स एट दी वर्टिसेस, ये कहाँ रखे हुए हैं, एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल। अब हमने समझ तो लिया, मैंने आपसे कहा था कि पढ़ के आना, मैं क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपने समझ तो लिया ही पूरा सेंटर ऑफ मास, है ना। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू अपन किसी भी स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। द masses ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स उसके वर्टिसेस पर रखे हुए हैं, पार्टिकल्स आर कितने कितने हैं, 100 ग्राम, एक 100 ग्राम का रखा हुआ है, 500 ग्राम का रखा हुआ है दूसरा, ठीक है। 100 ग्राम, 500 ग्राम और 150 ग्राम, है ना, 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम,
इसके 3 मासेस जो है वो रखे हुए हैं एट दी वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ और बता रखी है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, जो भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इज 0.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन, आप समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरी इक्विलेटरल ट्राइंगल की 2D ही होगी, तो मैंने क्या कर लिया, एक 2D सिस्टम कंसिडर कर लिया। 2D सिस्टम में x कोऑर्डिनेट होंगे और y कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड कितनी है, 0.5, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है, तो उसने एक बता दिया कि उसने हर साइड कितनी है, 0.5 मीटर लॉन्ग है। तो ये हो गया ओरिजिन, इससे 0.5 डिस्टेंस मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है। कितनी कंसिडर कर ली, यहाँ पर ले ली, ये हो गई 0.5 मीटर डिस्टेंस। तो इसके एक ओरिजिन तो यहाँ है, मतलब इसका एक से वर्टिस तो यहाँ है, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एक जितनी आप डिस्टेंस यहाँ लिया उतनी ही लगभग यहाँ ले लो, एक यहाँ है, ठीक है, वर्टिस, और तीसरा वर्टिस ये है, इनको मिला दो। जब आप इनको मिलाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा, समझ में आ गई। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हो गए, पहला वर्टिस, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ठीक है। इसने क्या कहा है, इसके तीनों वर्टिसेस पर 3 मासेस रखे हुए हैं, जिनके मासेस कितने हैं, 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम। तो इतने इतने उसके रखे हुए हैं, तो हमने मान लिया 100 ग्राम यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है 150, ये इसी क्रम में रखने हैं, ठीक है, और इधर रखा है आपका 200 ग्राम, क्योंकि इसने कहा है रेस्पेक्टिवली, समझ में आ गई। तो 100, 150, 200 के ये 3 जो मासेस हैं वो इस, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 100 यहीं से शुरू करो, आप 100 यहाँ से शुरू करो तो 150 फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, मेरा मतलब ये है, ठीक है, फिर 200 यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर 100 यहाँ से शुरू करते हो तो 150 यहाँ लिखना पड़ेगा, 200 यहाँ लिखना पड़ेगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि क्रम से रखना है इनको, ठीक है। तो फिर इसने यूँ कहा है कि साइड हो गई 0.5 की, तो अब बताओ कि ये जो सिस्टम होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किस पोजिशन पर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस 3 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ, हमने मान लिया लेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एट एक्स वाई। 2D सिस्टम है, 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर ऑफ मास के, तो मैंने मान लिया, हमें नहीं पता आंसर कितना है, लेकिन मैंने मान लिया कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पर मेरा सेंटर ऑफ मास रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है, m1x1 प्लस m2x2, सॉरी m1x1, हाँ, प्लस m2x2 प्लस m3x3, है ना, और नीचे कितना आता है आपके पास, m1 प्लस m2 प्लस m3। 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए मैं बता चुकी हूँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को, ठीक है। ये तो हो गई x की, अब y की भी तो निकालनी पड़ेगी, y कितना होगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और नीचे कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस, और साथ में कितना आ जाएगा, m3, ठीक है। इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे अपन और इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे। अब बात यह आती है कि इसका कोऑर्डिनेट तो ठीक है, 0 0 हो गए, मतलब x1 y1 तो मेरे को पता चल गया, ये पहला मास है, पहले मास के कोऑर्डिनेट कितने लिखे हैं मैंने, 0 0। दूसरे मास के कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना ही तो होगा, 0.5 और 0। इस x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 ही तो होता है, समझ में आ गई। तो दूसरा वाला जो मास है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0.5 और 0। लेकिन तीसरे मास के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूँ मैं, तीसरे मास के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए। इस डिस्टेंस से तो क्या पता चलेगा, x कोऑर्डिनेट, और इस डिस्टेंस से क्या पता चलेगा, y कोऑर्डिनेट। अब ये डिस्टेंस तो मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 0.25। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ तो 0.250, क्योंकि इस पूरी जो डिस्टेंस है इसका आधा ही तो है ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके मिड में क्या होगी, ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस होगी, तो 0.5 का आधा कितना होता है, 0.25, और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया, 0.25, यानी कि यहाँ से लेकर के
यहाँ तक कि इसकी जो डिस्टेंस है, इस वर्टिस की डिस्टेंस चाहिए मुझे, इसकी नहीं चाहिए। ये तो मैंने समझाने के लिए बताइए आपको कि यहाँ पर इस वाली लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इस वाले वर्टिस का, ये जो बिंदु बनाया है इसका होगा 0.250, पर मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई मास रखा हुआ ही नहीं है। मास कहाँ रखा हुआ है? इस वर्टिस पर। तो इस वर्टिस का एक्स कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया मैंने, कितना? 0.25, क्योंकि उसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0.25। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा ये, उसको निकालने के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल यूज़ करूँगी। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी लेंथ ये निकाल सकते हो कि नहीं? ये तो क्या है? हाइपोटेनस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। क्या करोगे? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाओ तो ये वाली साइड आ जाएगी, वो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये होमवर्क है आपका, यूज़ करो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो तो आप क्या करोगे? इसका नाम दे देती हूँ मैं, ए बी और सी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? बी सी का स्क्वायर कितना निकल करके आएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी मुझे पता है 0.5 है, हर साइड इसने 0.5 की बोली है, ये 0.25 है, ठीक है। तो घटा दो, बी सी आ जाएगी। फिर आपके पास क्या आ जाएंगे? सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ रख दो, मासेस आपको पता ही है, एक्स वाई की पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।